नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एमपी में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का टिकट दिया गया है, जिसमें सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह को टिकट दिया गया। सांसद रीति पाठक को भी टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 39 विधानसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिन्हें दिमनी से टिकट दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, जिन्हें नरसिंहपुर से टिकट मिला है। राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, इन्हें निवास से उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से विधायकी का टिकट सौंपा गया। सीधी की सांसद रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार बनाया गया। सतना के सांसद गणेश सिंह, होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतारा है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर विधानसभा की एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। देखिए, दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, दिमनी से इनको विधानसभा का टिकट दिया गया। प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, नरसिंहपुर से इनको टिकट दिया गया है। तो 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 7 सांसद हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, जिन्हें निवास से विधानसभा का टिकट दिया गया है। इसके अलावा राकेश सिंह हैं, गणेश सिंह हैं, जहां रीति पाठक जो कि सांसद हैं। हम राकेश सिंह की बात करते हैं जबलपुर पश्चिम से, गणेश सिंह को सतना से, रीति पाठक को सीधी से विधानसभा का टिकट दिया गया। उदय प्रताप सिंह सांसद हैं, गाडरवाड़ा से इनको विधानसभा का टिकट मिला है। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 का टिकट सौंपा गया है, यानी कि इन तमाम सीटों से चुनाव लड़ेंगे। तो वापस से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और इसी के साथ साथ देखिए 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, 7 सांसदों के नाम हैं और इसी के साथ साथ देखिए यदि हम इस पूरी लिस्ट पर गौर करते हैं तो 39 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया। 36 सीटें वैसी हैं 2018 के चुनाव में जिनमें हार हुई थी। 3 सीटें बीजेपी के फिलहाल कब्जे की बात करें, उनके कब्जे में हैं, जिसमें से मेहर से आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी हैं, सीधी से केदारनाथ शुक्ला हैं, नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल को टिकट काटा गया है। यानी कि फूक फूक कर कदम रखा गया है बीजेपी के द्वारा। जिस तरीके से पहली लिस्ट को जारी किया गया था और काफी विचार मंथन के बाद ये दूसरी लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की गई है। तो लगातार आपको वो तमाम नाम हम दिखा रहे हैं। वो 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 7 सांसद हैं, जिनको इस चुनाव में विधानसभा का टिकट सौंपा गया है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेगी। अब देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है। वो उससे आगे कितनी सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है, तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत निकट से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। समय पूरा हो गया है यहाँ पर, कांग्रेस का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 75 साल से वहाँ पर कांग्रेस के विधायक वहाँ पर रहे, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2013 से 2018 तक रही तो 2000 करोड़ रुपए के वहाँ पर काम करवाए। विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। मुद्दे तो विकास के बहुत थे, साथ ही अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने लाडली बहना जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर उस बात को समझने वाली महिलाएं बहुत है
और उन लोगों को लागू भी हुआ है और पैसा मिल भी चुका है। पैसा एक्ट भी वहाँ पर चूँकि लागू हो चुका है, उसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदिवासी कार्यकर्ता हमारे उठा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट देकर ये जिम्मेदारी दी है चुनाव लड़ने की, और निश्चित रूप से उनकी भावनाओं पे मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और मुरैना विधानसभा नहीं, संपूर्ण जिले में हम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व 6 की 6 सीटें जीतेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमती सिंधिया जी को, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी को, वीडी शर्मा जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व को, जिनके नेतृत्व हम लोग काम करते हैं, उनको सबको बधाई देता चाहता हूँ। जो मुरैना जिले के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। भारतीय जनता पार्टी संगठन निरंतर 5 वर्षों तक काम करने वाला संगठन है और टिकट किसी व्यक्ति को देना ये तो एक प्रक्रिया है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चुनाव लड़ता है और संगठन की ही जीत होती है। तो इसमें पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सब लोगों को साथ लेकर और श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिले, इसके लिए हरसंभव हम सब लोग मिलकर के प्रयत्न करेंगे। पार्टी ने जितना विश्वास मेरे ऊपर जताया है उस पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं लगातार श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के प्रतिदिन कामकाज करने की दृष्टि से निरंतर सतत प्रयत्नशील रहता हूं। आज 9वें रोजगार मेले में युवाओं को सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएम 51,000 युवाओं को सौंपेंगे ज्वाइनिंग लेटर। देश भर में 46 जगहों पर रोजगार मेला लगा है। 10 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी भी मिली। आपको बता रहे हैं कि इससे पहले 28 अगस्त 2023 को रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के 51,000 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। मुख्य रूप से गृह मंत्रालय में विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे, जिसमें तहत सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनसीबी और दिल्ली पुलिस में 51,000 युवाओं की नियुक्ति हुई थी। आज गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सिटी के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की गई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। आज अमृतसर के दौरे पर रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर केंद्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। बैठक में कई राज्यों के प्रमुख भी शामिल होंगे। कई और नई घोषणाओं का ऐलान किया जा सकता है। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात है। अमृतसर में गृह मंत्री अमित शाह उत्तरी परिक्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री और 2 वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार शाह पंजाब वासियों के लिए कुछ खास घोषणाएं भी कर सकते हैं। शाह के अमृतसर दौरे के चलते पूरे पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। इधर महाराष्ट्र के दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। मुंबई में लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। पुणे में दगड़ू सेठ मंदिर में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम होगा। दो दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। एमएमयूडी के प्रशासनिक भवन का
लोकार्पण किया जाएगा। 11 करोड़ 86 लाख की लागत से इसका निर्माण हुआ है। गोरखनाथ मंदिर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 27 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा आयोजन। 2 अक्टूबर महंत दिग्विजयनाथ को श्रद्धांजलि दी जानी है। 3 अक्टूबर को महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम योगी गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी में बने नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ ही वे गोरखनाथ मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय कथा में भी शामिल होंगे। दरअसल ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 54वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। – 2024 चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को साउथ में झटका लगा है। एआईएडीएमके ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। जहां एको लगभग सभी राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले गठबंधन बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में एआईएडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है। अब ये पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है। एआईएडीएमके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गठबंधन को तोड़ने का औपचारिक ऐलान किया है। इस दौरान पार्टी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अन्नादुराई और जयललिता की जानबूझकर आलोचना की थी। वह एनडीए से एआईएडीएमके के अलग होने के बाद सियासी बयानबाजी भी अब और तेज हो गई है। अभी 8 महीने बचा है ना, उसमें क्या होगा आज बोल नहीं सकता। हम पार्टी स्ट्रांग करना, मजबूत करना वो सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। अन्नामलई जी का लीडरशिप में अच्छा स्ट्रेंथनिंग करने का काम, पार्टी मजबूत करने का काम हर जगह में हो रहा है। समय है, आज ही हम उसके बारे में निर्णय कर नहीं सकता है ना। आप सोचिए, अपना वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग मैनेज करेंगे। तमिलनाडु में देखा जाए तो डीएमके जो है बहुत स्ट्रांग है और वहाँ ऑलरेडी कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत है। और ये तो कोई नई बात नहीं है कि एनडीए अलायंस में से अभी कुछ दिन पहले ही बैठक हुई और उस बैठक का कोई परिणाम तो नहीं निकला, कोई एजेंडा भी नहीं था। खाली प्रधानमंत्री जी आए, प्रवचन दिए, श्रोताओं ने सुना और जो है बैठक खत्म हो गई। और ये पहला ऐसा अलायंस नहीं है एनडीए का जो बाहर हो रहा है। ये भी एक तरह से अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो बड़ा साथी रहा है एनडीए का, वो बाहर हुआ है। तो हमको लगता है इससे तो बहुत भारी नुकसान तो भाजपा को होगा ही। हालांकि इससे पहले भी आप देखिएगा, शिवसेना भी पार्ट थी, वो भी बाहर हुई। जेडीयू बिहार में थी, वो भी बाहर हुई। अकाली दल जो था वो भी बाहर हुआ। और बिल्कुल 2024 की लड़ाई स्पष्ट रूप से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में होने वाली है। उसका नतीजा लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। 2014 के बाद, उसके पहले से भी इंडिया गठबंधन से बहुत सारे लोग एनडीए को छोड़ के चले गए, जिसका कारण था कि नरेंद्र मोदी खुद ही चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्हें किसी भी सहयोगी दल की आवश्यकता नहीं थी और इसके चलते पिछले 10 साल में करीब करीब 20-22 दल, अकाली दल हो या डीएमके हो, कई सारे दल उनके छोड़ के गए, शिवसेना छोड़ के गई है। लेकिन अब इंडिया के गठबंधन बनने के बाद अब नरेंद्र मोदी और भाजपा में एक घबराहट सी महसूस हो रही है कि शायद 2024 का लोकसभा चुनाव हाथ से निकला जा रहा है। और ये बात सिर्फ नरेंद्र मोदी तक सीमित नहीं है, उनके जो गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनको भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के गठबंधन की जीत होना असंभव है। और इसीलिए आज खबर आई है कि तमिलनाडु से एआईएडीएमके जो बहुत सालों तक नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन का एक सहयोगी था, उन्होंने आज भाजपा का साथ छोड़ा है और उनसे अलग हो गए हैं।
इस तरह के कई घटनाएं सामने आएंगी। AIADMK क्या कोई भी डूबती नैया पे कोई भी रहना नहीं चाहता है। सब लोग उससे उतर के भागना चाहते हैं और सबको पता है कि एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो गई है या भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब इसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। इस निमित्त अभी कई दल के लोग एनडीए का साथ छोड़ेंगे। आपने देखा है पहले भी एनडीए कभी भी अपने साथियों के साथ न्याय नहीं करती है। ये पहली घटना नहीं है। आपने देखा था 2019 में यहीं झारखंड में आजसू को किस तरह से बेइज्जत करके बाहर करने का काम किया था। टीएमसी थी उनके साथ, जदयू थी उनके साथ, ऐसे कई दल थे उनके साथ जो अब नहीं है। और अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब और कोई नहीं रहेगा। इधर कावेरी जल विवाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। किसान संघ का बेंगलुरु बंद का ऐलान है। किसान संघ के सदस्यों का फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन लगातार चल रहा है। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, तमाम संस्थान यहां पर बंद हैं, दुकानें बंद हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने जयपुर में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार चलाई है वह 0 नंबर की हकदार है। इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है कि गहलोत सरकार को हटाकर बीजेपी को वापस लाएंगे। वहीं पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेसी कभी नहीं चाहते थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज ये बिल के समर्थन पर मन से नहीं बल्कि सभी महिलाओं के दबाव के चलते आए हैं। भ्रष्टाचारियों पर कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, 3 तलाक के चलते मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय कई पीढ़ियों से हो रहा था। उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती थी, लेकिन हर बहन के आंसू पहुंचने की इच्छा शक्ति के कारण हम 3 तलाक के खिलाफ कानून लाए। इस कानून से लाखों बहनों को न्याय मिला है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की कभी नियत नहीं थी कि वो देश की महिलाओं को सशक्त करे। जो कांग्रेसी आज महिला आरक्षण की बातें कर रहे हैं, ये काम वो 30 साल पहले कर सकते थे। जब जब मौका मिला तब कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। लखनऊ से खास खबर है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश आया है। मुस्लिम भी हमारे हैं, संघ के लिए कोई पराया नहीं। देश जितना हमारा है उतना ही मुस्लिम्स का है। आलोचना करने वाले हिंदू धर्म को नहीं जानते। संघ प्रबुद्ध वर्ग के सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ेगा। तो जितने हिंदू संघ के हैं उतने ही मुसलमान संघ के हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि तस्वीर है लखनऊ से, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत किए हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन महासचिव से मुलाकात की है। यूएन मुख्यालय में एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात हुई है। एस जयशंकर यूएन महासभा के 78वें सेशन को संबोधित करेंगे। 9 दिन के अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्री
जयशंकर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज यूएन महासभा के 78वें सेशन को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि यूएन के मंच से आतंकवाद और कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को दुनिया के सामने लाएंगे। इतना ही नहीं, G20 के सफल आयोजन और वन नेशन वन फैमिली और वन फ्यूचर के भारत की नीति को मजबूत करने की वचनबद्धता को भी दोहराएंगे। इस साथ ही विश्व शांति के लिए भारत के सिद्धांत को यूएन के मंच से एक बार फिर आगे बढ़ाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस यूक्रेन जंग से दोनों देशों को नुकसान को देखते हुए इसे खत्म कराने की पहल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।